एप्पल के सीईओ की पोजीशन को छोड़ के रिजाइन करके मैं आया। सच्चाई को दबा देने से, छुपा देने से सच्चाई हट नहीं जाती। लोगों को गुमराह करने वाली राजनीति अरविंद केजरीवाल ने करी। फंड्स की कमी किसी सरकार में नहीं होती है, कमी होती है तो नीयत की। नमस्कार, चौखंबा स्पेशल में आपका स्वागत है। राजनीतिक शुचिता आज के दिन में एक दूर की कौड़ी है। राजनीति में जिस तरह से जीवन मूल्यों का और नैतिकता का ह्रास हुआ है वो सब जानते हैं, लेकिन आज भी जब राजनीति की बात होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम बड़े ही अदब से और बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्हीं की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के काम कर रहे हैं आदर्श शास्त्री जी, जो उनके पोते हैं, और ये आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आदर्श जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आदर्श जी, जो एक राजनीतिक, जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक विरासत आपको मिली है, सेवा और देश सेवा, उससे मतलब शास्त्री जी के मूल्यों को अब आज की समय में कितना प्रासंगिक मानते हैं आप? देखिए, शास्त्री जी की सम्मान तो जैसा आपने कहा पूरा देश ही करता है, और आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि शास्त्री जी की सोच की और ज़्यादा देश में ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्री जी के बारे में वो जानते हैं, देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजनीति में और देश प्रेम की भावना रखने में राजनीति में ऐसे लोग आएंगे। तो एक तरफ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शास्त्री जी की मूल्यों का आदर भी है और ज़रूरत भी है, और लोगों में वो पहचान और एहसास है कि शास्त्री जी की जो सोच थी या उस ज़माने के और भी ऐसे लोगों की जो सोच थी उसकी आज देश को ज़रूरत है। साथ ही में उन मूल्यों का और उन आदर्शों का मुझे लगता है आज की तारीख में राजनीति में बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि जो ये युवा पीढ़ी है हमारी, जो आगे चल के इस देश को आगे ले जाने का काम करेगी, वही एक ऐसी उम्मीद है जो शास्त्री जी की सोच, उस समय के लोगों की सोच, इस देश के निर्माता जो लोग थे उनकी सोच को लेकर आगे बढ़े, देश को एक साथ लेके, समाज के हर वर्ग को एक साथ लेके आगे बढ़ने का काम करे। वो उम्मीद मुझे लगता है युवा पीढ़ी से ही है। आदर्श जी, जो आप क्योंकि एजुकेशन फील्ड में रहे हैं आप, तो थोड़ा ये भी हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बता दीजिए कि आपकी पृष्ठभूमि कैसे रही है। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रहे हैं। जी, तो मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ। दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी, फिर हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी। उसके बाद शास्त्री जी के नाम से बहुत ही प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ से मैंने MBA की डिग्री हासिल करी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किया, वहाँ पे मैंने एडवांस्ड मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया, और वो करके फिर मैं वापस इंडिया जब आया तो लगभग 18 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करी। जैसा कि होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई अरे भाई ये तो पॉलिटिकल फैमिली है, राजनीतिक परिवार है, इनको क्या जरूरत है नौकरी करने की। मेरे से बड़ा सवाल पूछा जाता था, तो मैं यही बोलता था कि भाई शास्त्री जी के परिवार से हूँ, शास्त्री जी का पोता हूँ, और मेरे लिए बहुत ही एक साधारण देश के नागरिक की तरह वही रास्ता है कि अपनी ज़िंदगी बनाने का, अपना काम करने का, और जो आमतौर पे राजनीति में लोग रहते हैं वो बड़े पूंजीपति रहते हैं, या उस तरह का कोई ऐसा हम लोग के परिवार में वो नहीं था, बड़ा सिंपल और साधारण सोच थी। तो उसी तरह से मैंने भी आके नौकरी करी। वोडाफोन में नौकरी करी पहले, फिर सैमसंग में करी, फिर एप्पल में करी, और एप्पल में लगभग 18 साल जब काम किया तो लास्ट में मैं 2010 से 2014 जब एप्पल में था तो एप्पल का CEO था, बॉम्बे में बेस्ड था मैं, और इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल को हेड करता था। जी, उसमें भी आप चरम पे थे। जी। और ऐसा क्या हुआ कि फिर मतलब शास्त्री जी सपने में आए कि चलो राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि जी, सच्चाई तो देखिए ये है कि एक राजनीति में रुचि तो हमेशा से थी,
और ये एहसास था कि एक जिम्मेदारी है कि शास्त्री जी की जो एक पृष्ठभूमि है, उनकी जो सोच है, उसको लेके आगे बढ़ना है। और रुचि थी राजनीति में, तो मौका खोजता था मैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि देश के लिए या लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ ज़्यादा किया जा सके। क्योंकि जो भी आप कहिए, प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में जब आप काम कर रहे हैं तो आप प्रमुख रूप से आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप कोई समाज के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, जी नहीं कर रहे। तो मेरे पिताजी ने, अनिल शास्त्री ने, शास्त्री जी के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से संस्था शुरू करी थी। उसमें वो उन्होंने शुरू किया था, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वो चल रहा था, अच्छा कर रहे थे। बिल्कुल, दिल्ली में तो दिल्ली बहुत वेल नोन है। मेरे ख्याल इंडिया के टॉप 25-30 इंस्टीट्यूशन में आता है। कुछ नए आईएम्स भी हमसे पिछली रैंकिंग में पीछे थे, तो उसको हम लोग बढ़ाना चाहते थे। तो एक तरफ मन में ये था कि उसको और बढ़ाया जाए, साथ में उस समय मुझे लगा कि राजनीति में पूरे देश को एक राजनीतिक सोच आई, जो मैं आज एक नई सोच आई, वैकल्पिक राजनीति की, और पूरा देश उस सोच से ऊर्जावान महसूस करने लगा और लगने लगा कि शायद एक विकल्प हो सकता है उस समय की राजनीति के हिसाब से। तो मैंने भी ये सोचते हुए अन्ना आंदोलन में अपना भागीदारी निभाई, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुआ, और एप्पल के सीईओ की पोजीशन को छोड़ के रिजाइन करके मैं आया। और उसके अरविंद जी की टीम ने संपर्क किया आपसे या आपने? नहीं, उन्होंने क्योंकि मैं आंदोलन में, रामलीला ग्राउंड पे आंदोलन में जाता था, वहाँ मेरी मुलाकात हुई अरविंद जी से, अन्ना जी से, अन्ना आंदोलन उनसे, कई लोगों से। और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि अरविंद जी ने भी उस समय कई बार मुझे बोला कि आप जैसे लोगों की हमको ज़रूरत है, और आप अपना ये करियर छोड़ के आप हमारे साथ आइए। और अगर आपको याद होगा, उस समय मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडस्ट्री से, ब्यूरोक्रेसी से, अलग अलग जगहों से, जिन्होंने सोचा कि ये वैकल्पिक राजनीति से जुड़ना चाहिए। वो और बात है कि आज 10 साल 11 साल के बाद ये एहसास होता है कि वो काफ़ी हिपोक्रिटिकल और काफ़ी, मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी मैं कहूँगा एक तरह से लोगों को गुमराह करने वाली राजनीति अरविंद केजरीवाल ने करी, जिसका नतीजा शायद आज उनकी और उनकी पार्टी को भी देखना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, और ये सोच के मैंने फिर अपना कॉर्पोरेट लाइफ से रिजाइन करके मैंने कहा एक तरफ से जो ये समाज से जुड़ी संस्थाएं, इनके साथ काम करूंगा, और साथ में राजनीति में करूंगा। और फिर उसमें मैं 2015 से 20 में विधायक रहा। आप द्वारिका से विधायक रहे, और इस दौरान मतलब ठीक है, आपका जब मोह भंग हुआ, उससे पहले मुझे लगता है कि जो मनीष सिसोदिया और आपने, मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल जो मुझे फीडबैक मिला है कि आपका योगदान ज़्यादा था स्कूलों के सुधार में। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, जो स्कूल, देखिए उसमें ये तो देखिए, ये तो जग जाहिर था कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, खास तौर से जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है, उसकी हालात बहुत ही ख़राब है। सालों साल से सरकारों ने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा गैप प्राइवेट स्कूल एजुकेशन और सरकारी स्कूलों के बीच में पूरे देश में हर जगह आया। जो हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं सरकारी स्कूलों से, उनका लेवल मैच नहीं हो पाता। तो मेरा ये विश्वास था कि इसको बढ़ाने के लिए स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में करनी चाहिए, टीचिंग पेडागॉजी में करनी चाहिए, अलग अलग लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैंने जब उस समय ज्वाइन किया, तो उस समय मैंने अरविंद को बोला ये कि 2-3, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आपकी एक्सपर्टीज़ है, एजुकेशन आपकी एक्सपर्टीज़ है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने उस समय एक एजुकेशन की एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करा, जो एक तरह समझते एक मूल बाइबल बन गई, जिसके बेस पे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुआ, उसके आधार पे हुआ। टेक्नोलॉजी में 2 बड़े प्रोजेक्ट मैंने इंट्रोड्यूस किए थे। एक सीसीटीवी कैमरा तो पूरे दिल्ली को कवर किया जाए, और दूसरा वाईफाई। ये अपने स्तर का पूरे विश्व में पहली बार इस तरह का प्रोजेक्ट था कि पब्लिक वाईफाई प्रोग्राम। दिल्ली में आप कहीं भी सड़क पे चलें, दुकान में जाएं, तो पब्लिक वाईफाई फ्री पब्लिक को मिलना चाहिए। तो ये भी मैंने योजनाएं शुरू करी। अफसोस ये कि मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या वो जो सीसीटीवी और वाईफाई वाला वो कितना सफल हुआ दिल्ली में, और कितना लगा इम्प्लीमेंट हुआ? जी देखिए, इम्प्लीमेंट शुरू हुआ, सीसीटीवी भी हुआ और वाईफाई भी हुआ, स्कूलों में भी सुधार हुआ,
मगर अनफॉर्चुनेटली इसको अरविंद, मेरा ऐसा मानना है अरविंद केजरीवाल मार्केटिंग के जीनियस है। जी, इन्होंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया, इसका ट्रेलर बना लिया इन्होंने जी, और उस ट्रेलर को देश भर में बेचने का काम किया, चाहे वो उत्तराखंड हो, गोवा हो, गुजरात हो, यूपी हो, हर जगह, और उसका फायदा और उसके वोट बटोरने का काम किया। जो ये सोच थी, इसको सही माने पे अगर जमीन में 100% उतारते तो आज सही माने में दिल्ली में शिक्षा के स्तर का या एक औद्योगिक शहर होने का स्तर जो उसका एकदम अलग होता। तो क्या मानते हैं कि जो दिल्ली की सरकारी स्कूलों में थोड़ा बहुत भी जी। जो गुणात्मक सुधार हुआ, जी। तो वो आम आदमी पार्टी के टाइम पे हुआ, मतलब जी, वो नहीं, जो बिल्कुल, शुरुआती बिल्कुल, फर्स्ट फेज का। जी जी बिल्कुल। देखिए दिल्ली में लगभग 1000 सरकारी स्कूल थे, जी। अभी भी लगभग 1000 हाँ, स्कूल है, नहीं। और उस 1000 स्कूल में ये जो पायलट हमने किया ये लगभग 80 स्कूलों में किया। जी, तो उन 80 स्कूलों में तो उस समय सुधार हुआ ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और अच्छा ये होता कि वो 80 स्कूल से वो 200 जाता, 500 जाता, 1000 स्कूल तक जाता, वो ज़मीन पे नहीं हुई बात। और कैमरा भी जैसे था, तो कैमरा हमने बात हुई थी कि दिल्ली में हर गली ऐसी होनी चाहिए जहाँ कैमरा हो, जिससे कि एक जो क्राइम कैपिटल दिल्ली के साथ एक टैग है जी, उसको कम से कम कुछ हद तक हटे, क्योंकि अगर कैमरा रहेगा तो ये दुनिया भर की रिसर्च ने ये बताया है कि कैमरा के डर से क्राइम कम हो जाता है। तो वो भी होता, बट उसमें भी अफसोस ये कि 2.5 लाख 3 लाख कैमरा के मुकाबले में लगभग 20-25 हज़ार कैमरा ही लग पाए। अच्छा। और वाईफाई का तो प्रोजेक्ट तो क्या बजट की कमी थी या मेरे हिसाब से नियत की नियत कमी की, थी? देखिए नियत की कमी थी। सरकार में, मैं आपको बताऊं, सरकार में रहने के बाद मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पैसे की कमी, फंड्स की कमी किसी सरकार में नहीं होती है। कमी होती है तो नियत की होती है। नियत की और इच्छा शक्ति। बिल्कुल। और वो जाहिर है, चाहे देश की बात करें, चाहे दिल्ली की करें या किसी और राज्य की करें, हर जगह इच्छा शक्ति ना होने की वजह से व्यक्तिगत पॉलिटिशियन जो है अपनी जेब भरने का काम अगर छोड़ दे और समाज और देश के लिए सोचना शुरू करे, जिसकी वजह से उस कुर्सी पर बिठाया गया है, तो आज मैं समझता हूँ इस देश का रास्ता ही अलग होता है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपका केजरीवाल जी से मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी? असल में ये शुरुआत तो 2016 में हो गई थी मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का ओवरसीज का भी काम देखता था, मतलब जो आउटसाइड इंडिया का जितना पार्टी का काम था वो देखता था। और मुझे याद है जब मैं एमएलए था तो 2016 में मुझे एक प्रोग्राम के लिए कनाडा भेजा गया। तो आपको याद होगा 2017 में पंजाब के चुनाव होने थे, और पंजाब के चुनाव में जो पंजाब के एनआरआईज हैं कनाडा में, जर्मनी में, यूएस में, यूके में, उनमें बड़ी ऊर्जा थी कि कुछ बदलाव होना चाहिए। तो जब मैं वहाँ जाता था तो भाई उनसे कि थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा, फंड्स भी, डोनेशन भी पार्टी को मिलेगा। तो मेरे को वहाँ पे कई बार जो है वो जो हमारे कनाडा में लोग हैं वो ले गए गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में मैंने देखा कि ये, मुझे समझ आया कि ये सब खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं। हाँ, वही पूछना तो चाहता था जी, मैं कि आपको लगा जी कि बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, गुरुद्वारे में गया तो सबसे बड़ी जो तस्वीर टंगी हुई थी वो भिंद्रवाले की टंगी हुई थी, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार में थे। और एक शहीदी समझ लीजिए एक कमरे में ले गए, मुझे गैलरी में ले गए, उसमें जो ब्लू स्टार में बाकी आतंकवादियों को मारा गया था उनकी डेड बॉडीज की फोटो लगी हुई थी, जैसे कि उनको बुलेट जब लगी थी उस तरीके से। तो मैं बड़ा परेशान भी हुआ और मुझे लगा कि ये सही नहीं है। और मैं जब वापस इंडिया आया और मैंने ये चर्चा करी, मैंने समय मांगा अरविंद से और बोला कि भाई आप बताइए इसमें, मेरे को लगा कि भाई वो भी चिंतित होंगे कि भाई ये गलत किस्म के लोग हैं, मगर उस समय भी उनकी तरफ से इशारा यही था कि भाई तुम्हारा काम जो है फंड इकट्ठा करना है, तुम उस पर फोकस। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरे मोह भंग होने की कि ये तो सोच ही गलत है और इस सोच के व्यक्ति के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। मगर जिम्मेदारी थी विधानसभा की तो मैंने पूरी करी। उसी दौरान मेरी 18-19 के समय राहुल जी से 2 बार मुलाकात हुई। आपको ये बताऊं कि मेरे पिताजी तो शुरू से कांग्रेस में रहे और वो बड़े नाराज भी रहते थे इस बात से कि मैं क्यों चला गया आम आदमी पार्टी में। उन्होंने भी बोला कि एक बार राहुल जी से मिलो, तो मैं मिला। राहुल जी ने बोला कि भाई तुम्हारे जैसे सही व्यक्ति गलत पार्टी में क्या कर रहा है। तो फिर मैं सब सोच के 2020 में फिर मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया और कांग्रेस पार्टी में फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप से और ओवरसीज कांग्रेस के रूप के और सोशल जो अपना हमारा फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट में है, इसमें अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ आज की तारीख में। केजरीवाल
केजरीवाल समर्थक ये कहते हैं कि जैसे मतलब आप जी। या चाहे कुमार विश्वास है जी। या जितने भी लोग छोड़ के गए हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे जी। और इसलिए इनके हित आगे आ गए जी। तो इसलिए उन्होंने छोड़ा। जी। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब ये देखिए, ये तो मैं समझता हूँ पूरी। अब जैसे रहा जी, राघव चड्ढा। चड्ढा, देखिए पर- ये अरविंद केजरीवाल की कमी है, इनसिक्योरिटी है उसको, जिसे इंग्लिश में शब्द होता है मेगालोमेनियाक। तो वो मेगालोमेनियाक है, अपने ऊपर और अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। और मैं आपसे इसी के प्रश्न के लिए आपसे प्रश्न के रूप में एक उत्तर देता हूँ आपको कि मैं कहता हूँ चलिए मैं महत्वाकांक्षी था, मान लिया एक बार, मगर अरविंद के साथ जो लोग जुड़े थे, बिल्कुल मतलब प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जी। कुमार विश्वास, ABN AMRO बैंक की चेयरमैन थी मीरा सान्याल, एयर डेक्कन एयरलाइन होती थी, उसके फाउंडर कैप्टन गोपीनाथ, महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र राजमोहन गांधी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर, इन्फोसिस के को फाउंडर गोपाल कृष्णन जी, मतलब शायद ये मतलब सभी में तो राजनीति मतलब ये सभी में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी महत्वाकांक्षी थे और अकेला अरविंद केजरीवाल। मतलब कहीं तो ये सवाल ये इस बात में जवाब देता है कि ये सारे लोग जब जुड़े, देश के लिए जुड़े, तो महत्वाकांक्षी और मेगालोमेनियाक तो केजरीवाल था। तो क्योंकि एक हो सकता है महत्वाकांक्षी, दो हो सकते हैं, 50-100 लोग जो जुड़े, सब तो नहीं हो सकते। बिल्कुल जी। सही बात है। तो इसलिए आपका मुँह अब हम वापस उस पे आते हैं कि आज की डेट में जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो है, नारी शक्ति बंधन हो रहा है, ना महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है और अभी शायद वोटिंग भी हो रही होगी, वोटिंग। तो आपको क्या लगता है कि सीटें बढ़ने से या वुमेन एम्पावरमेंट या संसद में आप सीटें बढ़ा दोगे, महिलाओं का आरक्षण दे दोगे, क्या उससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? देखिए, पहली बात तो महिलाओं को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं जी, है। जी, वो तो और केस पे जी, भी हो गया था बिल्कुल, ना। हाँ। और मेरा तो मोदी जी से सीधा सवाल ये है कि अगर वो इतना ही महिलाओं के हितों के बारे में सोचते हैं तो ये बिल तो 2023 में पास हो गया था, बिल्कुल। तो 24 की लोकसभा में क्यों नहीं उन्होंने आरक्षण लागू किया? तो ये दो अलग इश्यूज को ये मिक्स कर रहे हैं और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आप किसी भी राज्यों को, चाहे वो दक्षिण के हों, चाहे वो हमारे पहाड़ के इलाके के हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों, इनको आप बेटर प्लानिंग की वजह से, बेटर प्रॉस्पेरिटी की वजह से बिल्कुल डिसएडवांटेज नहीं कर सकते। ये तो यही हुआ कि जो पढ़ाई में अच्छा है या जो खेल में अच्छा है उसको आप उल्टा रिवर्स उसको नुकसान दे रहे हैं, और जिसने नहीं मेहनत करी उसको आप फायदा दे रहे हैं। तो ये इसका जो मूल ढांचा है उसकी थॉट प्रोसेस गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए, पास भी हो चुका है। मगर अब आप 2011 के सेंसस पे 2011 में देहरादून का ही उदाहरण ले लूँ तो मेरे ख्याल देहरादून की जनगणना 5-6 लाख रही होगी उस समय, और आज की तारीख में मुझे लगता है 30-40 लाख लोग होंगे, ये 25 लोग 20 लाख होंगे। 15 करीब तो आप समझिए, आप 3 लाख लोगों के आधार पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि आज की आबादी शायद 15 लाख हो या 20 लाख हो। अब 2026 में जो सेंसस होगा उसके बाद और नए डेटा आएगा। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो उसका एडवांटेज लेने के लिए बिल्कुल 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 कि तमिलनाडु तो जी, हम हार जी, ही जी, रहे हैं, तो बिल्कुल। बाकी तो जीत ये तो बिल्कुल साफ है। देखिए, ये राजनीतिक मशीन है। जी। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का जो सिस्टम है, ये 24 घंटा और 365 दिन राजनीति करते हैं। इस देश को आगे ले जाने वाली सोच की जरूरत है, ना कि जिन लोगों की जो हर समय राजनीति करें या हर समय धार्मिक काम करें। धर्म जरूरी है, राजनीति जरूरी है, मगर सबसे ज़रूरी है देश सेवा। बिल्कुल। और देश सेवा में मुझे लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी, और या तो ये प्रदेश में बात करें भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का जो सरकार है, जी। या प्रधानमंत्री जी की बात करें, वो ये जो इनका जो आँख मछली की आँख से नज़र जो है, इस बात से हट चुकी है। अनिल जी, अब जो ओवरऑल नॉर्थ इंडिया का ही, ठीक है 5 राज्यों के चुनाव हैं, नॉर्थ इंडिया का ही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम कि भाई जो
बीजेपी ने कि चुन चुन कर सीएम चुने हैं और अब तो सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है। और सम्राट चौधरी, जब हम नेपाल से कंपेयर करते हैं आज की डेट में, नेपाल में बालेंदु शाह वाली जो सरकार है, तो उसमें कि बहुत एजुकेटेड है, बहुत उस तरह के वो हैं, और एक छोटा सा देश है वो हमारे भारत की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ रहा। और हम क्या मतलब अपने पड़ोसी देशों के साथ के सामने क्या आदर्श रख रहे हैं, जो सम्राट चौधरी जैसे, क्या हमें नेता नहीं मिल रहे हैं? क्या देखते हैं मतलब? देखिए, ये तो दिवालियापन और खोखलापन है भारतीय जनता पार्टी का। इनकी रणनीति, इनकी सोच जो है, इसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं, और इनका ये मानना है कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहीं से भी किसी का भी जमीनी स्तर पे या तो कोई जुड़ाव हो या सक्षम हो। आज की राजनीति में और आज के राजनीतिक परिवेश में, चाहे हम देश की चाहे बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, अगर आपके पास पढ़े लिखे और सूझबूझ और एक दूरंदेशी दूरदर्शिता वाले लोग नहीं हैं, तो देश हो या राज्य उसी हालात से गुजरेगा जिससे हम अभी आज की तारीख में गुजरे हैं। एक वो समय था आज़ादी के बाद का, जब एक नया देश पैदा हुआ और उस नए देश को ऐसा विशाल नेतृत्व मिला कि देश ने गरीब देश ने, भारत ने हमारे उस समय पैठ बना ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज हालात ये है कि हमको ना अमेरिका पूछता है, ना हमको चाइना पूछता है, ना हमारी रशिया से बातचीत है। जिन कंट्रीज के साथ हमारा परंपरा जो सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप थी, वो तक हमारी जो ईरान जैसे मुल्क हैं उनसे ख़त्म हो गई। पैलेस्तीनी और फिलिस्तीनियों के साथ हमारे बड़े क्लोज रिलेशन थे, वो ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि हमारे अपने नेबरहुड में, मैं कहूँगा हमारे नेबरहुड में आज आप श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, पूरी तरह से मैं समझता हूँ दूरदर्शिता की कमी, सोच की कमी का ये नतीजा है जो भारत इस समय जिससे गुजर रहा है। और मुझे इसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, केवल अंधकार दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अब 2029 तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब जैसे पश्चिम एशिया, इसी पे आगे बढ़ते हुए, पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए, या उसमें जो जैसे मतलब एक भारत जैसे, हम तो विश्व गुरु भी कहलाते हैं तो क्या भूमिका होनी चाहिए थी, और अब हमारे आम जनमानस पे क्या इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, भूमिका तो हमारी, हम तो वो देश हैं जिसने मैं समझता हूँ ये जो दो रशिया और अमेरिका का जो ग्रुप होता था, उसके एक तीसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप हमने पैदा किया नॉन अलाइंस मूवमेंट के माध्यम से। और जो देश गरीब थे, जो देश बढ़ना चाह रहे थे, उनका नेतृत्व भारत ने संभाला, विकासशील देशों को, और वो आज जमीन हमारे नीचे से जा चुकी है। एक वो पहला नुकसान है। दूसरा ये है कि अगर हम अपने देश की बात करें, आज सच्चाई को दबा देने से, छुपा देने से सच्चाई हट नहीं जाती। आज ज़रूरत है कि देश में उस सच्चाई को उजागर किया जाए जो कि ज़मीनी स्तर पे हमारा देश का आम नागरिक महसूस कर रहा है। आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, आज ये वेस्ट एशिया की इस युद्ध के चक्कर में हमारे देश में एलपीजी का क्राइसिस है। आपके माध्यम से आप अपने घर की बात कर लीजिए, आप किसी और के परिवार के, मध्यम वर्ग के, छोटे वर्ग के परिवार की भी आप बात कर लें, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोग खाना नहीं बना पा रहे, महंगाई हो गई। बड़े बड़े दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में 30-35% जो माइग्रेंट लेबर होता था वापस बिहार और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा चला गया, क्योंकि यहाँ पे उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। और सच्चाई क्या है, आप अखबार के पन्ने खोल लीजिए, आप न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, कोई ना सवाल पूछ रहा है। देखिए, मीडिया का सबसे अहम रोल जो है वो है सत्ता से सवाल पूछना। और आज हमारा दुर्भाग्य की ये बात है कि सत्ता से सवाल पूछने का वो जो पावर है, जो हक है, वो अपने आप दान दे दिया है मीडिया चैनलों ने और अखबारों ने। मतलब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2011, 12, 13 की बात, जब अन्ना आंदोलन कैसे पैदा हुआ। अन्ना आंदोलन को पैदा करने में मीडिया का हाथ था ना। मीडिया का ये सवाल पूछने का ये था कि भाई क्या हुआ, 2G घोटाला क्या है, कोयला घोटाला क्या है। वो और बात है कि 12 साल में कुछ निकल नहीं पाया, मगर सवाल पूछा ना
आप उस समय 2012 में टीवी खोलते, आप अखबार खोलते तो अखबार के हर पन्ने पे, टीवी के हर चैनल पे बिल्कुल होते थे, पत्रकार सवाल पूछते थे। बिल्कुल। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे पत्रकारों से या टीवी चैनल वालों से, कितनी स्टोरी करी है? माइग्रेंट जो वापस घर जा रहा है उसके पालयान पे कितनी स्टोरी करी है? जो गरीब गृहिणी है उसके घर में जाके जो अब गैस पे खाना नहीं बना रही है, लकड़ी के चूल्हे में झुलस के बना रही है, उसकी कितनी स्टोरी दिखाई है? सरकार विज्ञापन बंद कर जी। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, इस सरकार ने एक चीज जरूर सिखाई इस देश को, मार्केटिंग कैसे की जाए। ब्रांडिंग, बस ब्रांडिंग और मार्केटिंग करो, क्योंकि इस देश में जो दिखता है वो बिकता है। ये राजनीति का एक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने करी है। मगर मुझे ऐसा लगने लगा है अब कि ये एक समय के बाद इसकी एक एक्सपायरी डेट है। वही एक्सपायरी यही कह रहा हूँ कि हर काली रात के बाद, हर रात के बाद सुबह रोशनी, होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको लगता है कि कुछ उम्मीदें बाकी है? मुझे तो बहुत उम्मीद है। एक तो सही माने में देश के लोग बहुत परेशान हैं, लाचार हैं और बड़े उम्मीद से और कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें राहुल जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस उम्मीद पे खरे उतरे आगे आने वाले समय में। और मुझे यकीन है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश में एक नैतिक जो है नेतृत्व की जरूरत है, जो कि मैं समझता हूँ इस समय नहीं है। लेकिन शास्त्री जी मतलब ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं राहुल जी भी, और कांग्रेस की टॉप लीडर अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे बिहार के चुनाव हुए, तो जैसे हरियाणा की बात हुई, महाराष्ट्र की बात हुई, और अब 5 राज्यों में है। और क्या उम्मीदें हैं और क्यों नहीं वो कन्वर्ट हो रहा है वोट? देखिए, वही जो असल में मैं वही उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि लोगों के बीच में सवाल उठाने की क्षमता दब गई है। उसका एक कारण ये है कि कोई वो सवाल उठाने की जो बात है वो कहीं ना दिखाता है ना बताता है। और दूसरा मुझे लगता है, एक इस भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी ने एक और काम किया, बड़ा सफलतापूर्वक किया, कि ध्यान भटका दो। मगर उसका मतलब ये है कि आपके पास नौकरी है इसके बारे में नहीं सोच रहा है, आपके पास जेब में पैसे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहा है, उसको धर्म में, उसको प्लेट में क्या खाना रखा है, कहाँ पे जाना है, कितने बार कहाँ दर्शन करना है, क्या कर, उसमें उनको घुमा दिया, उसको भ्रमित कर दिया है। और वो, मगर मेरे को इसलिए उम्मीद है कि जो युवा पीढ़ी है, देखिए कभी भी कोई बड़ा इनकलाब आया है, बदलाव आया है, तो युवा ही उसको लेके आगे बढ़ा है। और युवा पीढ़ी में ये एहसास होने लगा है कि धर्म अपनी जगह बहुत जरूरी है और सारी बातें जरूरी है, मगर अगर जीवन यापन करना है, अगर अपना भविष्य आगे बनाना है, तो धर्म के आधार पे आप भविष्य नहीं बना सकते। आप भविष्य बनाने के लिए आपको रोजगार चाहिए, आपको जेब में पैसे चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, और जो इन पे काम करेगा, मुझे लगता है देश के लोग उसी के साथ खड़े होंगे। शास्त्री जी, एक अब क्योंकि आप उत्तराखंड घूम रहे हैं, तो मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस यहाँ पिछले 9 साल यानी 10 साल ही लगा दीजिए, अगले साल यहाँ चुनाव है विधानसभा के, तो 10 साल से सत्ता से दूर है। तो आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं यहाँ की, बदलाव की बयार होगी या कुछ उम्मीदें हैं? मुझे देखिए, मैं तो इस बार दौरे पे उत्तराखंड में कई जगहों पे गया, और मुझे तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ है कि जो उत्तराखंड के हमारे लोग हैं, वो वैसे तो बोलचाल में बहुत नरम भाषा है, मगर अंदर से दृढ़ है सोच में, और उनको सही माने में विकास चाहिए, और अंदर एक आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में क्या है, ये आक्रोश सामने दिखाई नहीं देता है। कई कारण हो सकते हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, मगर वो आक्रोश अंदर अंदर जो है पनप रहा है। और मुझे लगता है चुनाव के समय ईवीएम में बटन दबाने के माध्यम से उस आक्रोश का इजहार उत्तराखंड की जनता करेगी, और इस बार कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार उत्तराखंड में अगले वर्ष मुझे उम्मीद है पूरी की बनेगी। और दोबारा से जो ये 8-9 साल से जो विकास से की पटरी से उत्तराखंड उतर गया था, मुझे लगता है दोबारा से इस पे आने का और रफ्तार पकड़ने का समय आएगा। जी, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता
आदर्श शास्त्री जी दिल्ली से हैं और इनका स्पष्ट मानना है कि राजनीति में शुचिता आनी बहुत ज़रूरी है और आएगी भी। इनको लगता है कि जो उत्तराखंड में भी जो विकास पिछले 8-9 साल से अवरुद्ध है, रुका हुआ है, वो अब आक्रोश के रूप में जनता में पनप रहा है और जनता अगले साल जो विधानसभा चुनाव होंगे वो कांग्रेस के समर्थन में वोट देगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ फिर विकास तेज़ गति से होगा। हम अगली बार किसी अन्य शख्सियत से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।